स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री सॉल्यूशंस। राइट, एक सॉल्यूशन शब्द जब आपको सुनाई दिया तो आपके दिमाग में बहुत सारा प्रिस्क्रिप्शन बना होगा सॉल्यूशन को लेकर कि सॉल्यूशन लिक्विड जैसा होता है। मीठे पानी को हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। मीठे पानी का सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई पानी लेंगे और उसमें आप शुगर डिजोल्व कर दोगे। आप लोग नमकीन सॉल्यूशन भी बना सकते हो। पानी ले लीजिए, उसके अंदर आप कॉमन सॉल्ट ऐड कर दीजिए तो भी सॉल्यूशन बन जाएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सॉल्यूशन के बारे में आप जानते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सॉल्यूशन के बारे में जो आप जैसा एक्चुअल है वैसा नहीं जानते। आप कुछ और समझ रहे हो और एक्चुअलिटी सॉल्यूशन की कुछ और है। और बहुत सारी चीजें सॉल्यूशन के बारे में ऐसी है जिनके बारे में अभी तक आप नहीं जानते। और यही चैप्टर का सारा है। इस चैप्टर में हम यही चीजें पढ़ेंगे। राइट, कि भाई हमारा प्रीवियस नॉलेज क्या कहता है, प्रीवियस नॉलेज में कितना करेक्टनेस है, राइट, और कितने उसमें एरर शामिल है उनके बारे में बात करेंगे और कितना न्यू नॉलेज हमें इस चैप्टर से मिलेगा। राइट, तो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग एक सिंपल टर्म के बारे में पढ़ेंगे। दैट टर्म इज कॉल्ड मिक्सचर। राइट, और मिक्सचर को बहुत सिंपली डिफाइन किया गया है। टू और मोर कंपोनेंट को किसी भी रेशियो में ऐड कर दीजिए, आप मिक्सचर करेंगे। राइट, टू और मोर कंपोनेंट को किसी भी रेशियो में ऐड कर दीजिए। वाटर के अंदर आप शुगर डाल दीजिए, कम शुगर डालिए, ज्यादा शुगर डालिए, डिजोल्व कर दीजिए। राइट, मिक्सचर करेंगे उसको। वाटर लीजिए और आप उस वाटर के अंदर सैंड ऐड कर दीजिए। क्लियर हो गया? डिसॉल्व नहीं होगी, सबको पता है। बहुत सिंपल सा डेमोस्ट्रेशन आप करके देखिए अपने घर के ऊपर कि क्या वाटर के अंदर आप सैंड को डिसॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपको ये नहीं भूलेगी, सैंड वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी। सो ये जो दोनों एग्जांपल्स है, दोनों मिक्सचर के एग्जांपल है, क्योंकि मिक्सचर को बहुत सिंपली डिफाइन किया गया था। क्या कह के डिफाइन किया गया था? व्हेन टू और मोर कंपोनेंट मिक्स्ड टुगेदर इन एनी रेशियो, राइट, द रिजल्टेंट इज कॉल्ड मिक्सचर। तो चाहे ये आपका मीठा पानी हो, चाहे ये आपका धुंधला पानी हो, राइट, दोनों को ही आप मिक्सचर करोगे। लेकिन दोनों मिक्सचर को जब आप कंपेयर करोगे तो आप ये पाओगे कि पहले वाला जो मिक्सचर है उस मिक्सचर के अंदर वाटर और शुगर एक दूसरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म, इसका मतलब इस को अगर आप कहीं से भी टेस्ट करोगे इस सॉल्यूशन को तो आप लोग सभी जगह से इसका टेस्ट इक्वल ही पाओगे। कहीं से भी आप लोग इसका टेस्ट करिए। शुगर और वाटर के मिक्सचर को कहीं से भी टेस्ट कीजिए, मिलाने के बाद आप पूरे का टेस्ट एक जैसा पाओगे। लेकिन अगर आपने यही काम वाटर प्लस सैंड लेके किया तो आप लोग इस बात को समझिए कि कुछ ही सेकंड के बाद सैंड जो है वो आपको बॉटम के अंदर ज्यादा दिखाई देगी। किसकी तुलना में? अपर पार्ट्स की तुलना में। बॉटम में सैंड का कंपोजिशन आपको ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी बॉटम की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी। ऊपर आपको सैंड के बहुत कम पार्टिकल्स दिखाई देंगे। सो द कंपोजिशन इज नॉट अपीयर्ड यूनिफॉर्म, स्टिल इट इज मिक्सचर। द कंपोजिशन अपीयर्ड यूनिफॉर्म, it is mixture. This mixture is categorized as a homogeneous mixture. This mixture is categorized as a homogeneous mixture, right? And this mixture is categorized as a heterogeneous mixture. कोई डाउट नहीं होना चाहिए, right? When two or more compounds mix together in any ratio in such a way that the composition of both the components, 2 लिया है तो और 3 लिया है तो all the components appears uniform. appears uniform मतलब एक जैसा, राइट? आप पानी लीजिए और उसमें आप ब्लू इंक डालिए और उसको डिसॉल्व कर दीजिए, पूरा पानी इक्वली ब्लू दिखाई देगा। इट इज होमोजेनियस मिक्सचर। आप पानी लीजिए, उसके अंदर रूह अफ़ज़ा का कुछ ड्रॉप्स डालिए और उसको मिक्स कर दीजिए, पूरा का पूरा मिक्सचर आपको एक जैसा दिखाई देगा, होमोजेनियस मिक्सचर। आप पानी लीजिए, उसके अंदर सैंड डालिए, आपको पूरा मिक्सचर एक जैसा दिखाई नहीं देगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। आप पानी लीजिए, उसमें ऑयल डालिए, सबको पता है ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, तो इट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। प्रश्न आता है कि टॉपिक सॉल्यूशन था, पढ़ मिक्सचर रहे हैं,
आप सभी को पता होगा या पता होना चाहिए कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। पॉइंट क्लियर। तो पहला चीज हमारा यहीं से शुरू होता है। अब हम बात करते हैं कि एक सॉल्यूशन को बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे तैयार होगा। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। वी टेक वाटर, राइट, and we know water is a pure component. Water is a pure. But when sugar is added into water, sugar is soluble in water, right? The mixture obtained is homogeneous mixture, so it is called solution, right? Add some lemon juice into it. Lemon juice into it, right? Lemon juice also soluble in this mixture, so still the mixture is homogeneous. Still the mixture is called solution. Add some common salt into it. शिकंजी बना रहे भाई, गर्मी का मौसम है, ध्यान रखिएगा, राइट। तो शिकंजी को और टेस्टी बनाने के लिए हमने थोड़ा सा उसमें कॉमन सॉल्ट ऐड कर दिया। अब कॉमन सॉल्ट ऐड करने के बाद अब भी आपका मिक्सचर होमोजीनियस है, अब भी आप इसको सॉल्यूशन कह सकते हो। अब आप इसमें थोड़ा सा पुदीना लीव्स डाल दीजिए, राइट। गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छी चीज है पुदीना लीव्स। पुदीना लीव्स डालने के बाद अब आपका मिक्सचर होमोजीनियस नहीं रहेगा, ये सब स्टूडेंट्स को क्लियर है, राइट। क्योंकि अब तक कंपोजिशन यूनिफॉर्म थी, चारों को मिक्स कर दीजिए और कहीं से भी टेस्ट करके देखिए, कहीं से भी आप उसको उठा के देखिए, इक्वली अपीयर होगा। लेकिन पुदीना लीव्स डालने के बाद पुदीना लीव्स ऊपर आपको ज्यादा फ्लोट करती हुई दिखाई देंगी, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। इसका मतलब अब आपका मिक्सचर जो है वो हेट्रोजीनियस बन गया है। इसका मतलब फिफ्थ स्टेप पर जाकर हमारा मिक्सचर हेट्रोजीनियस हो गया, अब हमारा मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं रहा। क्लियर। सो द एग्जांपल्स आर क्लियर। वाटर प्लस शुगर सॉल्यूशन, वाटर प्लस शुगर प्लस लेमन जूस सॉल्यूशन, वाटर प्लस शुगर प्लस लेमन जूस प्लस कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। बट वाटर प्लस शुगर प्लस लेमन जूस प्लस कॉमन सॉल्ट प्लस पुदीना लीव्स आर is not considered as solution because this mixture is not homogeneous at this stage. इस स्टेज पर ये मिक्सचर होमोजीनियस नहीं है, इस स्टेज पर ये मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस है। पॉइंट क्लियर। चलिए, तो हमारा प्रश्न आता है कि अगर हमारे किसी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट हो, ध्यान दीजिएगा, वो सारे कंपोनेंट का तो सॉल्यूशन हम बना सकते हैं, और हमने एक एग्जांपल लिया, दो ही कंपोनेंट है वाटर प्लस शुगर, राइट। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम केमिस्ट्री में बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। भाई क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। बाई शब्द दो से बनता है। सो बाइनरी सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर बाइनरी सॉल्यूशन। और इस चैप्टर के अंदर आप लोग बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में ही बात करोगे। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, राइट। अब मामला आता है भाई कि एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए अगर हमने दो कंपोनेंट लिए हैं, तो इन दो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट वो है जो किसी चीज को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, और जो अपने अंदर किसी भी चीज को डिसॉल्व करता है उसको आप केमिस्ट्री में सॉल्वेंट का नाम दोगे, राइट। और दूसरा कंपोनेंट वो है जो डिसॉल्व होता है, और जो डिसॉल्व होता है उसे आप किसका नाम दोगे, सॉल्वेंट का नाम दोगे। So in a binary solution there are two components, one is solvent, other one is solute. Solvent dissolve करता है, solute dissolve होता है, राइट। अब कौन किसे डिसॉल्व करता है, कौन किस में डिसॉल्व होता है, इसके बारे में तो आप इस चैप्टर में डिटेल में बात करोगे, लेकिन सबको पता है कि वाटर और शुगर के अंदर वाटर डिसॉल्व करता है और शुगर डिसॉल्व होता है, राइट। आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट बात पता होना चाहिए कि वाटर अगर सॉल्वेंट का काम कर रहा है तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो एक्वा सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर है, कोई सबको पता है कि वाटर के अंदर अगर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के अंदर अगर सॉल्वेंट वाटर है तो फिर सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, एक्वा सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर है। चलिए दूसरी चीज, वाटर अगर सॉल्वेंट है
तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि वाटर को हमने उस सॉल्यूशन को हमने एक्वा सॉल्यूशन कहा, और इसकी एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाटर को लेकर कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है। वाटर को हमने क्या कहा? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वेरी इंटरेस्टिंग, यूनिवर्सल शब्द ऐसे ही नहीं लगता है किसी चीज के आगे, राइट? वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा गया है भाई कि ये लार्ज नंबर में कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। हम लोगों ने पढ़ा है 10th लेवल तक कि आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि वाटर पोलर है, आयोनिक कंपाउंड वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। लेकिन ठीक है, इसके एक्सेप्शंस भी पड़े, बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड वाटर में नहीं भी घुलते, राइट? जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल आपके पास CaCO3 है, लाइमस्टोन नहीं घुलता है। बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन लार्ज नंबर में आयोनिक कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड के बारे में हम पढ़ के आए थे कि कोवलेंट कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे कोवलेंट कंपाउंड भी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे शुगर C12H22O11 एक कोवलेंट कंपाउंड है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। क्यों डिसॉल्व हो जाता है? पढ़ लेंगे हम इस चैप्टर में, राइट? इथेनॉल एक कोवलेंट कंपाउंड है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। अमोनिया एक कोवलेंट कंपाउंड है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो लार्ज नंबर में कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करने की वजह से हम वाटर को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि किसी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो डिसॉल्व करता है, सॉल्यूट जो डिसॉल्व होता है, राइट? मोस्टली केसेस के अंदर सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है भाई, हमेशा ऐसा नहीं है। फिर भी ज्यादातर केसेस में जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो क्या है? सॉल्वेंट है, और जो लेस क्वांटिटी में है वो आपका सॉल्वेंट है। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब हमारा इस टॉपिक का आगे पॉइंट आ रहा है। तो अब तक हम छोटी छोटी चीजें समझ चुके हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, एक्वा सॉल्यूशन, और वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा गया है। और आप अपना प्रीवियस नॉलेज चेक कर लीजिए, आयोनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होते हैं, नहीं होते, कोवलेंट कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं, ये आप चेक कीजिए। अब मामला आता है आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने तरह का होता है? सॉल्यूशन 3 तरह का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन को 3 पार्ट के अंदर क्लासिफाई किया गया है। अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है तो फिर हम सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल्यूशन करेंगे। समझिए, क्योंकि मैं जब चैप्टर शुरू कर रहा था तो एक बात कह रहा था कि बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में प्रिस्क्रिप्शन है सॉल्वेंट को लेकर, हमें पता है, लेकिन आपसे कोई पूछे कि भाई ब्रास एक सॉल्यूशन है या नहीं है, ब्रास पीतल एक सॉल्यूशन है या नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक प्रिस्क्रिप्शन बना लिया कि सॉल्यूशन का मतलब तो कोई लिक्विड जैसी चीज होती होगी। लेकिन सॉल्यूशन को बहुत सिंपली डिफाइन किया गया है, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट और होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है? ब्रास जो है आप सबने पढ़ा है, कॉपर और जिंक से मिलकर बना है, राइट? पीतल के अंदर ना आप ब्रास को अलग देख सकते, कॉपर को अलग देख सकते हो, ना ही आप जिंक को अलग देख सकते हो। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सॉलिड है उसे आप क्या कहोगे? सॉलिड सॉल्यूशन कहोगे। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अगर सॉल्वेंट इज सॉलिड तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो फिर बताइए क्या कहेंगे भाई हम? सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो फिर हम सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और अगर सॉल्वेंट आपका गैस है तो फिर हम इसको गैसियस सॉल्यूशन। पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ solvent, solution is classified into 3 types: solid solution, liquid solution and gaseous solution, right? And
How will you define solid solution? The solution where solvent is solid, whatever the solute is. Whatever the solute is, either the solute is solid or it is liquid or it is gas, the solution is called solid solution, right? If solvent is liquid, the solution is called liquid solution. If solvent is gas, the solution is called gaseous solution. No problem, right? So एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले भाई कि solvent और solute, right? And it is gas and it is liquid. So what types of solution it is? So definitely it is solvent and solvent gas. So solution is gaseous solution. पॉइंट क्लियर कीजिए कि आपका solvent अगर क्या है, जो फिजिकल स्टेट solvent की है वही तय करेगी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, solvent और solute. माय क्वेश्चन इज, ये लिक्विड है और ये आपका सॉलिड है. सो व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज इट? It is liquid solution. If it is gas and it is liquid, it is gaseous solution. This solution is called gaseous solution. So point clear होना चाहिए आप सबके लिए कि type of solution. अब आपसे कोई पूछे कि भाई आप एग्जाम्पल के हेल्प से बताइए कि ये किस तरह का सॉल्यूशन है. ब्रास के बारे में आपसे पूछा गया, ब्रास. सो आप सबको पता है ब्रास जो है वो दो मेटल से मिलकर बना है, और वो दो मेटल कौन कौन सी हैं? ब्रास एक अलॉय है, पीतल कहते हैं इसको. रेवाड़ी शहर पीतल नगरी कहलाता है, राइट? द सिटी ऑफ ब्रास मार्केट, राइट? सो पीतल. अभी ब्रास जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, दो चीजों का अलॉय है, कॉपर प्लस जिंक. एंड वी नो कॉपर इज अ सॉलिड एंड जिंक इज आल्सो सॉलिड. सो the major constituent is copper in this case and it is solid. यहाँ तो दोनों ही solid हैं, तो this is called solid solution. तो इस तरह के एग्जांपल्स के बाद आप लोग अपने दिमाग में ये चीजें क्लियर कीजिए. क्लियर हो गया? अब हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक, और ये वो टॉपिक है जो आप 11th क्लास में भी पढ़ के आए हो, एंड दैट इज कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? कंसंट्रेशन एक बहुत कॉमन शब्द है, बहुत यूज होता है किसी भी सॉल्यूशन के केस में. सो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कंसंट्रेशन से हमें क्या समझ में आया, फिर हम डेफिनेशन की तरफ चलेंगे. हमारा प्रिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है कंसंट्रेशन को लेकर? आपको मैंने दो अलग अलग सॉल्यूशन दे दिए, दोनों की क्वांटिटी भी सेम दे दी, और पहले वाले के अंदर मीठा पानी दे दिया, शुगर वाटर सॉल्यूशन, राइट? और दूसरे के अंदर हमने चाशनी दे दी, शुगर सिरप. सो माय क्वेश्चन इज व्हिच सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड? सो डेफिनेटली योर आंसर इज चाशनी इज मोर कंसंट्रेटेड, राइट? सो हाउ विल यू डिफाइन कंसंट्रेशन? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट. व्हाट इज सोल्यूट इन दिस सॉल्यूशन? शुगर. व्हाट इज सोल्यूट इन दिस सॉल्यूशन? शुगर. व्हाट इज सोल्यूट इन दिस सॉल्यूशन? शुगर. दोनों ही सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है? शुगर है. लेकिन इसमें शुगर का अमाउंट पर लीटर कम है और इसमें शुगर का अमाउंट पर लीटर ज्यादा है. चलिए एक चीज और समझते हैं, दैट इज अनदर पार्ट, राइट? आपके पास 1 लीटर वाटर है और दूसरे केस में फिर से हमने 1 लीटर वाटर लिया. इस केस में हमने 1 लीटर वाटर के अंदर 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया, और दूसरे केस में हमने 1 लीटर के अंदर 20 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया. So question is again, which solution is more concentrated? So definitely this solution is more concentrated, because the concentration of this solution is 10 ग्राम पर लीटर. पर लीटर सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है, पर लीटर सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है. सो अभी डेफिनेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं हम लोग, अपना प्रिस्क्रिप्शन तय कर रहे हैं. हमें देखने के बाद कैसा अंदाजा है. चलिए वन मोर एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए. That is 1 liter water and 50 gram water is added, and that is 5 liter water and 100 gram water is added. Sugar, 1 liter water, 50 gram sugar, 100 gram sugar को हमने डाला 5 liter के अंदर. So which solution is more concentrated?
कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसको कहोगे। लेकिन अब प्रश्न आता है कि सॉल्यूट तो यहाँ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ भाई सॉल्यूशन भी ज़्यादा है। यानी आपके दिमाग में एक सीधा सा सिंपल सा प्रिस्क्रिप्शन ये बन रहा है भाई कि कंसंट्रेशन को समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, लेकिन हमें एक बात समझ में आ गया कि ये पानी ज़्यादा मीठा होगा इस पानी की तुलना में, इस पानी की तो मिठास भी तो मेजरमेंट है कंसंट्रेशन को मापने का। अगर आपके पास एक बहुत मीठा पानी है और एक कम मीठा पानी है तो आप मिठास के आधार पे भी तय कर पा रहे हो ना। क्लियर हो गया? आप लोग एक बीकर ले लीजिए और इस बीकर के अंदर एक इंक डालिए, एक ड्रॉप इंक का डालिए, और दूसरे बीकर के अंदर सेम साइज के बीकर सेम वाटर के अंदर आप 10 ड्रॉप्स डाल दीजिए इंक का। अब बताइए आपको, तो आप इंक का जो कलर है उसकी इंटेंसिटी के आधार पे कंसंट्रेशन तय कर लोगे। तो कुछ चीजें तो आप देख के अंदाजे से भी बता पा रहे हो। डोमेस्टिक लेवल पर हम इस तरह का कर लेते हैं। आप गांव में बहुत बार लोग दूध को देख के ही बता देते हैं कि दूध में जो है पानी, दूध यानी ज्यादा डाल दिया कम डाल दिया। आमतौर पे इस तरह की चीजें हम देखने को हमें अपने डोमेस्टिक लेवल पर मिलती हैं, तो हम देख के बता देते हैं कि भाई पानी कम है या ज्यादा है, राइट, अंदाजा आ जाता है। तो कलर देख के भी, टेस्ट देख के भी, इस तरह की चीजों से हमें अंदाजा आ जाता है कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा है। किसी दिन हवा के अंदर बहुत सारा धुंधलापन छाया गया है तो आप कहोगे भाई आज पोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर हवा आपको सराउंडिंग बहुत क्लियर नजर आए तो आप क्या कहोगे कि भाई आज पोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो कम है। तो आप लोग चीजों को देख के भी तय कर पा रहे हो। सो यहाँ पर कंसंट्रेशन 50 ग्राम पर लीटर है, जबकि यहाँ पर 100 ग्राम 5 लीटर में है, सो 20 ग्राम पर लीटर है। So how will you define concentration? The concentration is simply defined as the amount of solute in solution. The amount of solute in solution. Solution में solute का amount, right? अब प्रश्न आता है भाई सॉल्यूशन में solute का अमाउंट मेजर करने के क्या मेथड्स हैं? बहुत सारे मेथड्स हैं, कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और कुछ बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाली चीजें हैं, राइट? और छोटी चीजें क्या है वो आप समझिए ध्यान से कि मास परसेंटेज, राइट, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब चीजें कंसंट्रेशन निकालने के मेथड है। पार्ट्स पर मिलियन ppm, वन बाय वन हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलेरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सभी कंसंट्रेशन को मेजर करने के मेथड्स हैं। वन बाय वन हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे। सो पहला टॉपिक एज यूजुअल मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि क्या हम परसेंटेज के बारे में अपनी समझ सही रखते हैं या नहीं रखते हैं। मान लीजिए एक क्लास है उसमें 30 मेंबर्स है, राइट, और 30 स्टूडेंट्स हैं। उन 30 स्टूडेंट्स में से 5 स्टूडेंट्स जो है वो आपका क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो कबड्डी खेलना पसंद कर रहे हैं, राइट, 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो बास्केटबॉल खेलना पसंद कर रहे हैं, राइट, और 2 स्टूडेंट्स जो हैं मान लीजिए उस क्लास के हॉकी को फेवर करते हैं। अब प्रश्न पूछा गया भाई कि आप परसेंटेज निकालिए क्रिकेट पसंद करने वालों की, तो आप कहोगे भाई क्रिकेट वालों का पार्ट अपॉन टोटल पार्ट और मल्टीप्लाई बाई 100। तो किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना हो ना तो उसका पार्ट अपॉन टोटल पार्ट मल्टीप्लाई बाई 100। सो आपसे पूछे कि हॉकी पसंद करने वालों का, तो आपको भी हॉकी वालों का पार्ट अपॉन टोटल पार्ट मल्टीप्लाई बाई 100। तो मास परसेंटेज एक बहुत सिंपल सा चीज है। अब हमारा एक क्वेश्चन है कि 10 ग्राम NaOH is added into 490 gram of water. Calculate the mass percentage of both the component. दोनों ही कंपोनेंट का क्या निकालना है आपको? मास परसेंटेज निकालना है। So 10 ग्राम NaOH that is solute, 490 ग्राम water that is solvent। क्लियर है? और अब प्रश्न आता है कि दोनों से मिलकर सॉल्यूशन तैयार हो गया, ठीक है। तो सोल्यूट का मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, राइट, क्लियर हो गया? ओके, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट,
सोल्यूट का मास 10 ग्राम, टोटल मास 500 ग्राम, मल्टीप्लाई बाई 100, so it is the solute is 2%, right? so सोलवेंट का मास परसेंटेज, वैसे तो आपको पता दो ही कंपोनेंट है, एक का 2 हो गया तो दूसरे का तो 98 होगा ही होगा, फिर भी आप लोग सोलवेंट का मास परसेंटेज आपसे पूछा गया है, सो 490 अपॉन टोटल 500 मल्टीप्लाई बाई 100, सो क्लियर, सो इट इज अगेन 98%, ठीक है। तो बहुत सिंपली आप लोग डिफाइन कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपको सोल्यूट का मास परसेंटेज निकालना हो तो आप क्या करोगे भाई, सोल्यूट का मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100, आपको सॉल्वेंट का मास निकालना हो तो सॉल्वेंट का मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100, तो बहुत जनरल टर्म है, राइट। चलिए एक क्वेश्चन समझते हैं। एक सॉल्यूशन तैयार किया गया, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है, एंड दिस सॉल्यूशन इज 40% ए, यानी सॉल्यूशन में 40% ए मौजूद है और एक्वा सॉल्यूशन है, बाकी आपका वाटर मौजूद है, राइट। और दूसरा सॉल्यूशन तैयार किया गया दैट इज 50% ऑफ ए, राइट, और ये भी एक्वा सॉल्यूशन है। दो अलग अलग सॉल्यूशन हैं, एक में 40% ए है और दूसरे में 50% ए है, ठीक है। और दोनों को से क्या किया गया भाई, कितना भी सॉल्यूशन था, इससे 200 ग्राम सॉल्यूशन ले लिया और इससे 300 ग्राम सॉल्यूशन ले लिया। अब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बचा है उसमें सभी कंपोनेंट का मास परसेंटेज पूछा है। क्वेश्चन इज क्लियर। जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना है उसमें ए का मास परसेंटेज पूछा गया है कि इसमें ए का परसेंटेज कितना है। तो अब आप एक बात देखिए कि इस पूरे सॉल्यूशन में ए 40% है, सो ये 200 ग्राम जो गया है इसमें भी ए कितना है, 40% है। इसका मतलब जब आप इसको डिप करोगे तो इसके दो पार्ट इसके अंदर गए हैं, 200 ग्राम का 40% तो ए है, इसका मतलब 200 ग्राम का 40% दैट इज 80 ग्राम, 80 ग्राम तो ए हो गया है, क्लियर। और बचा हुआ जो पार्ट है 120 ग्राम वो आपका क्या है, वाटर है, क्लियर पॉइंट। मामला आता है भाई 300 ग्राम आपका इस सॉल्यूशन में से लिया गया, जो सॉल्यूशन 50% ए से तैयार किया गया। अब प्रश्न आता है कि जब आप ये लोगे तो इसमें भी दो ही चीज आ रही है, एक तो ए आ रहा है और एक वाटर आ रहा है। अब 300 ग्राम में 50% ए है और 50% क्या है, वाटर मौजूद है, सो 50% ए है, इसका मतलब 300 ग्राम में 150 ग्राम तो ए है और 150 ग्राम आपका क्या है, वाटर है। अब प्रश्न आता है परसेंटेज ऑफ ए, तो आप करिए ए का परसेंटेज, ए का मास देखिए कितना है 80 और 150, सो इट इज 230। टोटल मास देखिए, राइट, इट इज 500 ग्राम एंड मल्टीप्लाई बाई 100, सो इट इज द परसेंटेज। बोलो कर सकते नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा समझना है। परसेंटेज का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल एनसीईआरटी में बिल्कुल इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रखा है कि दो अलग अलग परसेंटेज कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन गिवन थे और दोनों में से कोई भी एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो लिया गया और उनसे मिलाकर एक नया सॉल्यूशन तैयार किया गया। तो जो नया सॉल्यूशन तैयार हो गया उसमें उस कंपोनेंट की कितनी परसेंटेज है, ये हमसे पूछा गया है, क्लियर हो गया। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग इसके ऊपर जाइएगा। तो मेरे ख्याल से मास परसेंटेज को लेकर आइडिया क्लियर है आपके दिमाग में, ओके। बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से एक टर्म आता है दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज। और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले मास के टर्म में चल रहा था, अब किसके टर्म में आ गया है, वॉल्यूम के टर्म में क्वेश्चन आ गया, कोई डाउट नहीं है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। 30 मिलीलीटर H2SO4 is added, 30 milliliter H2SO4 is added into 270 milliliter of water. Water is taken in milliliter, right? So what is the volume percentage of solute? So you know
30 मिलीलीटर H2SO4 लेस क्वांटिटी में है, सॉल्यूट है, मोर क्वांटिटी में है, सॉल्वेंट है, और वैसे भी वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हमारी समझ कहती है। क्लियर हो गया? सो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2SO4, राइट? सो वॉल्यूम H2SO4 30, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम 30 plus 270 300, and percentage multiply by 100. So how will you solve? So it is 10% volume of H2SO4. अब the second part, जो इसका बाइनरी सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट था, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ H2O, वो आप सीधा भी निकाल सकते हो। ये 10 है तो वो 90 होगा, वरना पूरा सोल्व कीजिए, उसका पार्ट टोटल पार्ट मल्टीप्लाई बाई 100। सो इस तरह से आप वॉल्यूम परसेंटेज के ऊपर भी जा सकते हो, राइट? एंड वन मोर टर्म इज, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन समझिए, इन 1 किलोग्राम सैंपल ऑफ वाटर, वाटर के 1 किलोग्राम सैंपल को एनालाइज किया गया और उसके एनालिसिस से क्या पता चला? इट कंटेन्स 0.03 ग्राम फ्लोराइड्स। इसमें 0.03 ग्राम फ्लोराइड है। फ्लोराइड एक तरह का पोल्यूटेंट है और हमारे साउथ हरियाणा के पानी में बहुत फ्लोराइड मिलता है, स्पेशली जो आपका रेवड़ी जो है उसमें पानी में बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लोराइड है, राइट? अब प्रश्न आता है कि भाई कितना परसेंटेज फ्लोराइड मौजूद है? तो आप कहोगे भाई 0.03 ग्राम फ्लोराइड, राइट? प्लस में डेफिनेटली वाटर रहा होगा, और पूरा सॉल्यूशन आपका कितना है? 1 किलोग्राम का मतलब 1000। प्रश्न तो ग्राम में क्यों बदला भाई? सभी टर्म एक ही में चलेंगी। जब ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में ले लीजिए, या फिर ये किलोग्राम में लेते तो आप इसको भी किलोग्राम में बदलिए, यूनिट तो सेम ही चलता है पूरे क्वेश्चन के अंदर। अब प्रश्न आता है भाई फ्लोराइड, फ्लोरीन नेगेटिव का परसेंटेज। सो फ्लोरीन का अमाउंट, फ्लोराइड आयन का 0.03, टोटल अमाउंट 1000, अब परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। सो कीजिए 0.003%, राइट? लेकिन इस तरह की यूनिट जो होती है ना, जो बहुत बहुत कम होती जाती हैं, ऐसी चीजों की कंसंट्रेशन को जर्नली 100 में से नहीं निकाला जाता। ये ध्यान रखिए, उनको 100 में से नहीं निकाला जाता, उनको 100 की बजाय निकाला जाता है किस में से? मिलियन में से। हाँ, 100 में कितना मौजूद है वो निकाल रहे थे, और अब क्या निकाल रहे हैं हम? 10 की पावर 6, 1 मिलियन में कितना मौजूद है। सो आप सोल्व कीजिए, आपको पता है 10 की पावर 3 है, और ये कैंसिल होगा तो कितना होगा? 10 की पावर 3। सो ये 3/100 है, राइट? और 3/100 और 1000, सो 3/100 into 1000, so it is, and it is called 30. But this is not percentage, it is parts per million. Now I remove this. So point must be clear that कि ppm कहाँ यूज होता है? ppm टर्म वहां यूज होता है भाई जहां पर सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट बहुत बहुत कम हो। ऐसे किसी भी केस में जहां सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट बहुत बहुत कम हो, कंसंट्रेशन को परसेंटेज में नहीं निकाला जाएगा, उसको किस में निकाला जाएगा? पार्ट्स पर मिलियन। वाटर में कितना अमाउंट के अंदर पोल्यूटेंट मौजूद है, ppm में निकालिए। एयर के अंदर कितना अमाउंट में पोल्यूटेंट मौजूद है, क्लियर हो गया? वो सब चीजें किस में निकाली जाती है? ppm के अंदर निकाली जाती है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक किया कीजिए न्यूज़पेपर्स के अंदर, वहां आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगा कि भाई वहां कौन सी चीज कितने ppm के अंदर मौजूद है। तो ppm कंसंट्रेशन निकालने का वो मेथड कहां यूज होता है? जहां पर सोल्यूट बहुत बहुत कम हो, किसमें? सॉल्यूशन के अंदर। तो करना क्या है? सोल्यूट का ppm निकालना है तो सोल्यूट का अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई, नॉट बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 10⁶। ओके, अब हम इससे थोड़ा आगे मूव करते हैं, और आगे मूव करने के लिए हम लोगों को 2-3 छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए, राइट? ताकि चीजें हमारे लिए आगे बड़ी स्मूथ रहें। और वो 2-3 चीजें क्या कहती हैं, देखिए समझिए। जैसे पहली चीज कहती है
कि अगर आपका सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है तो आप एक को सॉल्यूट रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक को सॉल्वेंट रिप्रेजेंट कर रहे हो, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बना देते हैं। फिर सॉल्यूट को हम इस पूरे चैप्टर में बी से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को हम इस पूरे चैप्टर में ए से रिप्रेजेंट करेंगे। आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर लीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके डाटा और बुक के डाटा एक दूसरे से रिसेंबल करें, आपको कोई वहां जाके कंफ्यूजन ना हो, तो फिर आप लोगों को यही चीज करना पड़ेगा कि सॉल्यूट बी और सॉल्वेंट ए, वरना किसी और को अगर अदली बदली भी कर दोगे तो भी उससे कोई फर्क, केमिस्ट्री पे फर्क नहीं पड़ने वाला, केमिस्ट्री तो वही रहेगा। क्लियर हो गया? ए और बी कहने से केमिस्ट्री चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब बात आती है भाई कि कहीं भी अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन में जिक्र आ जाए गिवन मास, सो आप लोग उसको रिप्रेजेंट करोगे डब्ल्यू से। सॉल्यूट का गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बी सॉल्यूट, और सॉल्वेंट का गिवन मास डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर? चलिए, मोलर मास को लेकर जिक्र आए, सो आप एमडी से रिप्रेजेंट करोगे। मोलर मास को लेकर जिक्र आए तो आप एमए से रिप्रेजेंट करोगे। मोलर मास ऑफ बी सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ ए, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर पॉइंट? अगर आपका क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स को लेकर है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज एनबी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मतलब सॉल्यूट, एनए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज अ पॉइंट। तो अभी हम नंबर ऑफ मोल्स के बारे में भी बात करेंगे। सो एक मान लीजिए हमारा क्वेश्चन ये होता है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 80 ग्राम NaOH इन 420 ग्राम ऑफ वाटर। 80 ग्राम NaOH एंड 420 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्लियर है पॉइंट कि 80 ग्राम NaOH के अंदर सॉल्यूट आपका NaOH ही है और सॉल्वेंट आपका 420। सो व्हाट इज द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट हियर? गिवन मास 80 ग्राम, राइट? मोलर मास NaOH निकालिए इस फॉर्मूला से, 23 16 1, सो दैट इज 40 ग्राम पर मोल। क्लियर हो गया? ओके, क्या बोलिए? सॉल्वेंट गिवन मास दैट इज 420 ग्राम एंड मोलर मास दैट इज 1 into 2 plus 16 दैट इज 18 ग्राम पर मोल। सो आप लोगों को ए और बी का रिप्रेजेंटेशन भी क्लियर होना चाहिए कि किसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, किसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में बहुत न्यूमेरिकल्स हैं। तो बार बार हम लोग जब फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लोग इस ए और बी का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पॉइंट क्लियर है? राइट। आगे देखिए, हमें और किन किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। राइट? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं आप लोगों ने क्लास में, राइट? और नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन किया गया है गिवन मास अपॉन एटॉमिक और मोलर मास। एलिमेंट हो तो एटॉमिक मास और कंपाउंड हो तो मोलर मास, राइट? जबकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को डिफाइन किया गया है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन था कि मुझे 50 ग्राम H2SO4 में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो मुझे पता है भाई गिवन मास 50 एंड मोलर मास H2SO4 का निकालिएगा, 2 हाइड्रोजन 2 1 सल्फर 32 4 ऑक्सीजन 16 into 4 64, so that is 98। ठीक है? लेकिन अगर मुझे इसी क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी गिवन मास तो क्लियर है आपके पास, गिवन मास क्या है 50 ग्राम है, बट इक्विवेलेंट वेट हमें नहीं पता। सो इक्विवेलेंट वेट को जानने के लिए आप लोग
लिख सकते हो कि किसी भी चीज का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए उसके मोलर मास को उसके n फैक्टर से आप लोग डिवाइड करो। अब मोलर मास आपके लिए बहुत सिंपल टर्म है। मोलर मास की जगह तो आप क्या रख सकते हो, H2SO4 में 98 रख दोगे। तो ये n फैक्टर क्या होता है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन हम पुट कर रहे हैं फॉर्मूला गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट की जगह मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो ये अपॉन n फैक्टर ऊपर चला जाएगा, यहां आ जाएगा n फैक्टर, और गिवन मास अपॉन मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का बहुत सिंपल तरीका, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हो गया। तो अब हमारे लिए एक टर्म है कि n फैक्टर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसको समझ लेते हैं हम। n फैक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए, और अलग अलग टर्म्स में अलग अलग डिफाइन किया गया है। अगर आपका सॉल्यूशन एसिड का सॉल्यूशन है तो n फैक्टर किसे कहेंगे, बेस का सॉल्यूशन है तो n फैक्टर किसे कहेंगे, और अगर सॉल्ट का सॉल्यूशन है तो n फैक्टर किसे कहेंगे। हो गया। n फैक्टर किसी एसिड के केस में रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, कितने H पॉजिटिव आयन को वो बाहर निकाल सकता है, क्लियर हो गया, उसे ही उसका n फैक्टर कहेंगे। और अभी आप लोग क्योंकि +1 पढ़ के आ चुके हो, आप लोगों को पता है जो पोलर बॉन्ड है, जहां OH बॉन्ड आपको मिल जाए, जहां HF बॉन्ड आपको मिल जाए, वहां सभी से आपका क्या बाहर निकल सकता है, H पॉजिटिव निकल सकता है। तो ऐसे बॉन्ड्स को आप ढूंढोगे तो जितने भी आपको ये बॉन्ड दिखाई देंगे तो आप लोग कह सकते हो यहां से H पॉजिटिव निकल जाएगा, राइट। नॉर्मली जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, नॉर्मली, राइट, एल्केन्स के केस में स्पेशली उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से H बाहर नहीं निकलता, ये भी आप लोगों को पता है। तो n फैक्टर्स के लिए आप लोग सीधा सा मामला है, आपका फोकस पूरा का पूरा, क्योंकि एसिड है तो मोस्टली हमारा फोकस किस पे रहेगा, OH पे रहेगा, राइट। बाकी HF HCl इनमें भी हो सकता है। किसी भी बेस में n फैक्टर रिप्लेसेबल OH नेगेटिव, कितने OH नेगेटिव बाहर निकाल सकता है, और किसी सॉल्ट के केस में n फैक्टर टोटल चार्ज ऑफ कैटायन, यानी कैटायन का टोटल चार्ज या फिर एनायन, क्योंकि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कैटायन और एनायन का चार्ज इक्वल ही होता है। NaCl +1 -1 MgCl2, सो टोटल +2 टोटल -2। तो कैटायन का चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, चाहे एनायन के चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो प्रश्न आता है भाई कि n फैक्टर HCl के केस में हमने कहा एक H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, HNO3 के केस में। अभी आप लोग पी ब्लॉक में स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये एक ऑक्सो एसिड है, और ऑक्सो एसिड वो एसिड्स होते हैं जहां हाइड्रोजन OH बॉन्ड से रिलीज होता है। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तब आपको अच्छे से आइडिया मिलेगा कि यहाँ H N से नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ H किसके साथ जुड़ा है, ओके सर। तो स्ट्रक्चर्स पी ब्लॉक में पढ़ लेंगे हम लोग, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। सो इट इज कॉल्ड HNO3, सो 1 OH बॉन्ड, सो डेफिनेटली n फैक्टर 1 है, क्लियर हो गया। H2SO4, यहां भी हमें पता होना चाहिए भाई, H जो है वो S के साथ नहीं जुड़ा है, और स्ट्रक्चर्स पे ज्यादा प्रॉब्लम मत लो आप लोग, स्ट्रक्चर आपके लिए इश्यू नहीं है। बस हाँ कि सर हम स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं कि कितना H पॉजिटिव निकालेगा, कितना H पॉजिटिव निकालेगा, 2 H पॉजिटिव निकालेगा। सो n फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। CH3COOH, सो लेट्स चेक। ये मिटाता इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये अभी तुम्हारे लिए इश्यू नहीं है, ये हम पढ़ लेंगे आगे के चैप्टर्स में। C डबल बॉन्ड O और OH, सो n यहां से H नहीं निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा, यहां से केवल यहां से निकलेगा। सो n फैक्टर इज 1 इन दिस केस, समझा गया। और थोड़ा सा जब और आगे जाओगे आप लोग तो बड़े सरप्राइज रिजल्ट भी मिलेंगे। फास्फोरस के ऑक्सो एसिड F3PO2, राइट, चेक कीजिए। H तो 3 मौजूद हैं, लेकिन ये देखिए जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, सो दिस इज H3PO2, राइट। सो H3PO2 में कितना H बाहर निकलेगा,
केवल एक ही H बाहर निकलेगा। तो ये चीजें हम सीखेंगे, लेकिन आप लोगों को N फैक्टर का मतलब समझ में आया कि किसी भी एसिड में से कितने H पॉजिटिव रिलीज हो सकते हैं। क्लियर है? किसी भी बेस में कितने OH नेगेटिव रिलीज हो सकते हैं, राइट? सो NaOH एक OH नेगेटिव रिलीज कर सकता है, MgOH होल ट्वाइस 2 OH रिलीज कर सकता है, AlOH होल थ्राइस हाँ बिल्कुल एक OH रिलीज करेगा, और MgOH होल ट्वाइस 2 करेगा, ठीक है। AlOH होल थ्राइस 3 OH रिलीज कर सकता है, तो उसे ही उसका N फैक्टर कहेंगे। क्लियर पॉइंट? किसी भी सॉल्ट के केस में KCl, राइट, KCl में कैटायन का चार्ज ले लीजिए, चाहे एनायन का, K पॉजिटिव 1, K2SO4 टोटल चार्ज ऑफ कैटायन K पॉजिटिव 2 टाइम्स बनेगा, CaSO4 Ca plus 2, so it is 2, AlCl3, so N factor is 3, Al plus 3, right, N factor is 3, right, and Al2SO4 whole thrice, so Al plus 3, and how many Al plus 3? 2, so total cation charge is plus 6, so N factor is 6 here. So N factor is very simply defined in case of acids, the replaceable H positive ion, in case of base the replaceable OH negative ion, in case of salt, राइट। और आप लोगों को एक बात ये भी पता है कि कोई एसिड जितना H पॉजिटिव रिलीज करता जाएगा उतना ही उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, वो बेस बनता जाएगा। ब्रोंस्टेड-लोवरी का कॉन्सेप्ट भी याद कीजिए कि किसी भी एसिड के H पॉजिटिव रिलीज होने से उसका कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो N फैक्टर एसिड्स के केस में तो उसकी बेसिसिटी कहलाता है, यानी एसिड के केस में कितना H पॉजिटिव निकलेगा उसे इसकी क्या कहेंगे? बेसिसिटी कहेंगे। और यहां पर कितने OH नेगेटिव निकलेंगे उसे इसकी एसिडिटी कहेंगे। और सॉल्ट के केस में आप इसको सिंपली N फैक्टर से, और कई बार वैलेंसी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, N फैक्टर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो कल की क्लास में हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रहेगा, क्योंकि कल हम नंबर ऑफ मोल्स से शुरू करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हमारे लिए ये पॉइंट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।